साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंचायती राज व्यवस्था को। आप लोग जानते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, पुलिस की हो, राजस्व विभाग की हो यानी कि लेखपाल की हो, यूपीपीसीएस की हो, बीपीएससी हो, ठीक है, या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये मान लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको नज़रअंदाज करके आप हमें नहीं लगता कि कोई भी आप कंपटीशन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और वह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये पंचायती राज व्यवस्था तो आपको एकदम से रटा ही डालेंगे। इसमें से एक एक पॉइंट आपको बता देंगे कि कैसा, कब ये लागू हुआ, किसकी सिफारिशों पर लागू हुआ, कौन कौन सी समितियां थी। तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, वह आर्टिकल 44, ठीक है, उसे आर्टिकल अनुच्छेद 44 के अंतर्गत उसका अध्ययन हम लोग करते हैं संविधान में। ठीक है, और यह डीपी, और आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी का एक डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसे हिंदी में कहते हैं। साथियों, आप लोग ये समझ गए? ठीक है, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को के एम को समझ लेते हैं, इसके उद्देश्यों को समझ लेते हैं कि इसे लागू करने का जो उद्देश्य है वह क्या है, या उद्देश्य जो है वो क्या था इसके पीछे। ठीक है, तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है, एम, वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर देना। उसे दूसरी बात शब्दों में कहें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसमें? देखिए, पहले क्या होता था कि यह जो जो लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था 1992 से टू के बाद लागू हुआ। ठीक है, इससे पहले नहीं हुआ करता था। तो जो देश में जो इलेक्शन होते थे वह सिर्फ दो टाइप के होते थे, एक एमएलए, दूसरा एमएलसी, जिसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग करती थी। ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी जिसमें प्रधान, प्रमुख हो, बीडीसी, डीडीसी, ये सब नहीं चुने जाते थे। यह सब कब चुने गए? जब यह पंचायती राज व्यवस्था साथियों 1992 के बाद में देश में लागू हुई, उसके बाद में इलेक्शन शुरू हुए थे। ठीक है, तो इसको जो लागू करने का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वह था कि जो सत्ता है, ठीक है, जो सत्ता है, जो पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिससे कि अच्छे से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो आप लोग एम को समझ गए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसका उद्देश्य है। ठीक है, आइए हम लोग इनकी समितियों को समझते हैं। यह समितियां बहुत बार एग्जामों में पूछी गई हैं, सीरियल वाइज भी पूछी गई। अभी जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था शायद दिसंबर में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यह सब जो समितियां हैं ना, जो 4 समितियां हैं, यह कब कब मतलब कि इनकी जो सिफारिशें हैं वो हुई थी। ठीक है, ये जो समितियां हैं ये कब कब बनी थी, यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो देखिए, हम आपको बताएंगे डिटेल्स में कि यह कब कब इन समितियों को लागू, मतलब कि इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट दिया, कब इनका गठन हुआ। तो देखिए, समितियां 4 हैं। नंबर 1 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति है वह 1957 में, ठीक है, 1957 में इसका गठन हुआ था। और इन्होंने अपना सर्वे वगैरह करने के बाद में इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने वकालत की। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले बनी देश में। कब? 1957 में ही इसकी पैरवी शुरू हो गई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और इन्होंने बताया कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का
को मतलब लागू होना चाहिए पूरे देश में। 3 स्तरीय मतलब कि पंचायत लेवल पर चुनाव होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये था, इनकी मतलब ये रिपोर्ट थी। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 हम लोग समझते हैं अशोक मेहता समिति। देखिए जो अशोक मेहता समिति है वह 1997 में आई। ठीक है, 1997 में जब आई तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बातें की। ठीक है, नहीं सॉरी, यह 1997 में नहीं आया था, इसके 20 साल बाद आया था, 1977 में। ठीक है, 1977 में आया था। ठीक है, 1977 में इन्होंने क्या बताया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने मांग की। ठीक है, और ये अशोक जी कौन थे? अशोक मेहता। अशोक मेहता वह थे जो इस पूरे समिति के, इस कमेटी के हेड थे, इन्हीं के नाम से इस समिति का नाम रखा गया था। ठीक है, तो कौन? पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति। वह कब आया? 1977 में। इन्होंने किसकी मांग की? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कि देखिए बलवंत राय मेहता ने कौन से लेवल की मांग की? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, या 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कहीं, या कुछ और बातें कहीं। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखें। देखिए अब नंबर 3 हम लोग समझते हैं GBK राव समिति। एक GBK राव थे, राव जी थे, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जिसे GBK राव समिति के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने, और यह जो समिति बनी यह 1985 में बनी। ठीक, 1985 में इसका गठन हुआ। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ना तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की और ना ही 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की। इन्होंने कहा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जो शक्ति है इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसका स्थानांतरण होना चाहिए, जिससे कि अच्छे से विकास कार्य हो सके। ठीक है, तो GBK राव मेहता समिति ने क्या कहा था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं नंबर 4 LM सिंघवी समिति। ठीक है, एक LM सिंघवी जी थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसे LM सिंघवी समिति के नाम से जाना जाता है। और यह समिति 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया, या अपनी रिपोर्ट सर्वे वगैरह पूरे देश में सर्वे वगैरह करने के बाद इन्होंने बताया कि हाँ देश में देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, इन्होंने 3 बातें कही अपनी रिपोर्टों में। इनकी जो मांग थी इन समिति की, यह तीन मुख्य बातें थी। वह क्या थी? तो नंबर 1 संवैधानिक दर्जा देने की मांग। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कही कि हाँ इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, किसने कहा था? LM सिंघवी जी ने। फिर उसके बाद में न्याय पंचायत की वकालत इन्होंने की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्याय पंचायत की वकालत किस समिति ने की थी, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने की थी? न्याय पंचायत की वकालत किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने की थी। अब इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। और लास्ट में इन्होंने भी बताया कि हाँ देश में 3 लेवल के या 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए या लागू होना चाहिए। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये बातें कहीं। ठीक है, तो देखिए दो समितियाँ ऐसी थी जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बातें कहीं। उसके बाद में एक अशोक मेहता जी थे, इनकी जो समिति थी, जो उनकी कमेटी थी, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। इसके बाद में जो GBK राव समिति है, इन्होंने ना तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की, ना तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। इन्होंने कहा कि हाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ये कब हुआ था? यह 1985 में हुआ था साथियों। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इन समितियों को पढ़ा, समझा और इनकी मांगों को समझा कि इनकी मांगे क्या थी और यह कब इनका गठन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि क्या इनकी मांगों को पूरा किया गया, क्या इनकी बातों को मान लिया गया सरकार के द्वारा? हाँ मान लिया गया। अगर मान ना लिया जाता तो यह जो
जो इलेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, नहीं होता। ठीक है, तो मान लिया गया। तो देखिए जो मान लिया गया तो इनमें कुछ शर्तें, कुछ बातें रखी गई, उनको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब संविधान में 73वां संविधान संशोधन होता है कब, 1992 में। ठीक है, 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसमें इसे पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और उसमें कुछ मुख्य बातें बताई जाती हैं। नंबर 1, इसमें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें पार्ट 9 को ऐड किया गया। ठीक है, पार्ट 9A को ऐड कर लिया गया। ठीक है, इसमें भाग 9A को इसमें जोड़ लिया गया। इसमें अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11 भी जोड़ी गई। पहले 10 थी, इसके बाद में अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया जाता है, इनके कार्यों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जो अनुच्छेद है वह 243 से 243O तक हम लोग इसमें इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में इनकी संपूर्ण बातों को मान लिया गया और पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में पार्ट 9A जोड़ा गया, उसके बाद में अनुसूची 11 जोड़ी गई। ठीक है, इसमें इनके कार्यों का वर्णन किया गया। इसके बाद में आर्टिकल 243 से 243O तक इसमें इनके निम्न बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि त्रि स्तरीय प्रणाली को मंजूरी। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायत जो थी उसको मंजूरी मिल गई। इसके बाद में इसमें एक शर्त थी कि 20 लाख से जहां कम जनसंख्या वहां पर 2 लेवल के इलेक्शन होने चाहिए। जैसे कि नगरों में आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ 3 तरह के इलेक्शन नहीं होते, वहाँ 2 तरह के होते हैं। एक मतलब कि सभासद चुने जाते हैं और एक शायद नगर अध्यक्ष चुने जाता है, इसी कुछ होता है। क्योंकि हम तो गांव में रहते हैं तो इसीलिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, एक मुखिया प्रधान वाला, एक प्रमुख, एक अध्यक्ष वाले, यानी कि एक जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए सीटों का भी इसमें आरक्षण किया गया और इसमें बताया गया कि 1/3 तीन पुरुषों पर एक महिला का सीट आरक्षण किया जाए। ठीक है, इसके बाद में बताया गया कि जो SC ST है इनके संयुक्त रेशियो में इनका जो रिजर्वेशन है वह किया जाएगा। ठीक है, और इसमें बताया गया कि जो एज है, जो इसमें जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार हैं, उनकी जो आयु सीमा है वह 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में बताया गया इनके कार्यकाल को बताया गया कि जो उनका कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए, तो 5 साल होता है। और उसके बाद में बताया गया कि यदि मान लीजिए कि जो कैंडिडेट है, वो जो प्रधान है, वो किसी कारणवश अकाल उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कोई घटना हो जाती है, तो इस अवस्था में, इस स्थिति में फिर से 6 मंथ के अंदर फिर से दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाए, कि मतलब कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए 6 महीने के अंदर। आप लोग देखते होंगे कि गांव में यदि प्रधान है या DDC है, तो यदि उन्हें कुछ हो गया, ठीक है, इनकी यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीने के अंतर्गत फिर से दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं और फिर से वोट हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और यह संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। अब हम लोग पंचायत की जो संरचना है इसको हम लोग समझते हैं। 3 लेवल की जो संरचना है उसे हम लोग समझ लेते हैं कि ठीक है, वह जो 3 लेवल की संरचना है वो कौन सी है पंचायत की। तो देखिए पंचायत की संरचना 3 लेवल की। ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत लेवल पर एक इलेक्शन होता है, आप लोग जानते हैं, जो गांव में हम लोग प्रधान को या मुखिया को चुनते हैं। ओके, इसके बाद में पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति क्या होते हैं, BDC होते हैं। आप लोग देखते होंगे गाँव में BDC। ठीक है, BDC और ये होते हैं DDC। ठीक है, BDC किसे चुनते हैं, तो देखिए जनता किसे चुनती है, अपने BDC को चुनती है और BDC अपने प्रमुख को चुनते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए जिला परिषद लेवल पर एक
इलेक्शन होता है इसी में, तो वह क्या होता है उसमें डीडीसी यानी कि हम लोग जनता जिला पंचायत सदस्य को चुनती है, और जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वह अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, तो यह हो गई पंचायत की संरचना, यानी कि यह 3 लेवल पंचायत की संरचना है, जिसे विभिन्न समितियों ने अपनी सिफारिशों के अनुसार बताया कि 2 लेवल या 3 लेवल की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, इनकी मांग की, इन्हें लागू करवाया। उसके बाद में देश में मतलब कि देश में या संविधान में से ऐड किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके कौन कौन से समितियां थी, कब कब इसे लागू किया गया, इसकी संरचना क्या है, इसमें क्या क्या मतलब कि ऐड किया गया है, इन सबको आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।